स्टूडेंट्स, अब तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो फॉर्मूले कर चुके हैं उसमें एक हमने किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो वी डी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ई टो बाय एम। ठीक है। और साथ ही हमने करंट और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो फाइंड किया था करंट के साथ। दैट वाज एन ई ए वी डी। ठीक है। तो हम ये जो दो फॉर्मूले हैं अब तक इनको याद रखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ई टो बाय एम। और करंट का फॉर्मूला क्या था? एन ई ए वी डी। ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे। नेक्स्ट अब हम टॉपिक करेंगे करंट डेंसिटी। तो जब डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब है? करंट डेंसिटी इज एट अ पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो हम क्या फाइंड करेंगे? करंट थ्रू अ यूनिट एरिया। तो करंट अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी। अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। और जो हम एरिया लेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। जिस एरिया से वो करंट पास हो रहा है यानी कि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे। ठीक है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू आई बाय ए, करंट बाय एरिया। और करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट का फॉर्मूला था एन ई ए वी डी। तो ये फॉर्मूले को हम यहाँ पे रख देते हैं आई अपॉन ए में। तो आई अपॉन ए अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा? ए से है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एन ई वी डी। ठीक है। और इन वेक्टर फॉर्म हम करंट को कैसे लिखेंगे? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो जो भी करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? जो ये हमारा कंडक्टर है इससे कितना करंट पास हो रहा है वो हमको देखना है। और जो पोटेंशियल है वो देखेंगे कि जो इस कंडक्टर के दोनों एंड्स हैं उनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि जो करंट फ्लो करेगा वो पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। और कंडीशंस रहेंगे कि फिजिकल कंडीशन क्या रहेंगी? टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन सब क्या रहेंगे हमारे? सेम। अभी हमारा एक कंडक्टर है, हमने इसको एक बैटरी लगाया V। तो बैटरी जितने भी वोल्ट का हम बैटरी लगाते हैं उतना ही पोटेंशियल जो है एंड्स के अक्रॉस अपीयर हो जाता है। जैसे अगर ये 5 वोल्ट का है और ये प्लस है तो इधर होगा +5 और इधर होगा 0। ठीक है। 0 का मतलब क्या है कि 0 और 5 तो डिफरेंस कितना हो गया? 5। और एक चीज़, अब आप बच्चे बोलेंगे कि मैडम इधर तो नेगेटिव लगाया है, जब इधर नेगेटिव लगाया है तो ये 0 प्लस कैसे हो रहा है? तो देखिए, इस नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ये वाला एंड इस एंड के कंपैरिजन में पॉजिटिव है। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 0। तो 5 इज़ पॉजिटिव एज कम्पेयर टू द 0। ये पोटेंशियल अगर मुझे 5 दिखाना तो मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ। 10 वोल्ट एक साइड है और दूसरी साइड 5 वोल्ट है। डिफरेंस अभी भी कितना है? 5 वोल्ट। ठीक है। 10 के साथ में डिफरेंस अभी भी कितना है? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट के कंपैरिजन में 10 वोल्ट जो है वो ज़्यादा है। 5 के कंपैरिजन में 10 वोल्ट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल है। तो डिफरेंस फिर भी क्या रहा? 5 पोटेंशियल। ठीक है। तो हमने हमारे पास ये बैटरी है, हमने इस पर पोटेंशियल लगाया तो ये वाला एंड हो गया प्लस, ये वाला एंड हो गया नेगेटिव। और दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। फिर क्या होगा? अब इसमें से करंट पास कर रहा है, करंट पास करेगा तो जो हमारा ये ओम्स लॉ है ये कहता है कि करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। तो हमारा करंट क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल V, और V प्रोपोर्शनल टू द I, और V इज इक्वल टू RI। ठीक है। तो V हमारा यहाँ पे ये हमारे पास एक स्केच आता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस क्या है कि किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है
उस करंट को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उस कंडक्टर में, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो कोई हर जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनसे करंट जब फ्लो करता है तो वो कुछ ना कुछ अपोजिशन ऑफर करते हैं, मतलब कुछ कुछ अपोज करते हैं। तो कोई कम अपोज करता है, कोई ज़्यादा अपोज करता है, तो किसी की रेजिस्टेंस कम होती है, किसी की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। इसीलिए हमारे पास कंडक्टर में एक टर्म आती है बैड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। तो वो बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही डिसाइड होते हैं। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं। अब बात आती है कि अगर कम रेजिस्टेंस वाला पुअर कंडक्टर है तो इंसुलेटर का क्या मतलब है। तो इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर वो चीज़ है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, बहुत बहुत हाई है, इतना हाई है, अपोजिशन इतना ज़्यादा है कि करंट फ्लो ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है लेकिन इंसुलेटर के कंपैरिजन से कम होता है। तो पुअर कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो करंट को ज़्यादा अपोज करते हैं लेकिन करंट को पास कर देते हैं, वो होते हैं हमारे पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर वो होते हैं जिनसे करंट पास ही नहीं कर पाता है रेजिस्टेंस के कारण। और गुड कंडक्टर वो होते हैं जो करंट पास करते हैं विद लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन आई, तो हमारे पास ओम्स लॉ था V प्रोपोर्शनल टू द आई। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा? R इंटू आई, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारे पास R के लिए फॉर्मूला क्या आ गया? V अपॉन आई। ठीक है, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंडक्टर। फिजिकल फीचर्स का क्या मतलब है? फिजिकल फीचर्स का मतलब है जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी लेंथ, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, या फिर उसका मटेरियल, तो किस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो हम वही पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला वी ऑल नो नाउ, आई इज इक्वल टू NEA/VD, और हम यहाँ पे VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख देते हैं EE/m इंटू में टो। तो VD का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, VD का फॉर्मूला था EE टो बाय m, तो ये वही है EE/m, ठीक है, और इनटू में टो। चलिए फिर हम आगे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया I इज इक्वल टू NE² A टो V/ml। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये E है इसके लिए हमने एक और फॉर्मूला रख दिया V/R। हमने याद है आपको पहले पढ़ा था, तो R की जगह हम पुट कर रहे हैं L। तो E की जगह क्या लिखा है? E की जगह लिखा है V/L। तो हमने क्या किया, E की जगह क्या लिख दिया? V/L। बाकी सब चीज़ें सेम है, NE² A टो बाय m। ठीक है, चलिए तो हमारे पास V/I क्या करंट क्या आ गया? V/I करंट जो है हमारे पास वो आ गया ML अपॉन NE² A2। तो ये जो स्टेप है इसको आप खुद से करिए पेपर पे, ठीक है। जब तक आप अपना पेन यूज़ नहीं करेंगे, आप खुद से लिखेंगे नहीं, तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। तो हमारे पास V/I का ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से जो V/I है, तो हमको पता है V/I क्या होता है? R। तो हमने V/I को क्या पुट कर दिया? V/I को पुट कर दिया R। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में अब देखिए, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में ये जो M है मास, ये तो कांस्टेंट है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, टो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है। मतलब अगर हमने कोई मटेरियल ले लिया, सपोज हमने कॉपर का चीज़ ले लिया, कॉपर में जो भी हमारा कॉपर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या रिलैक्सेशन टाइम है, वो सब कांस्टेंट है। फिर भी हमारे पास दो कॉपर की वायर है, एक ज़्यादा लेंथ वाली वायर है, एक स्मॉल लेंथ वाली वायर है, तो उनकी रेजिस्टेंस उनके लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करती है। ये हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होता है। तो अगर हम लेंथ और एरिया वाले टर्म को छोड़ दें तो ये बाकी जो चीज़ है वो बचती है सिर्फ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बचेगी, तो हमने इसको क्या पुट करना है? हम इसको पुट करेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हमारे पास R क्या आ गया? रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय एरिया। तो रेजिस्टिविटी, अब दोनों फॉर्मूले देखो, ये फॉर्मूला तो हमने क्लास 10 में पढ़ा है और ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है, तो दोनों को कंपेयर करो। R की जगह R है, L की जगह L है, A की जगह A है। तो रेजिस्टिविटी की जगह क्या बचा? रेजिस्टिविटी की जगह बचा M/NE²। तो ठीक है,
तो रजिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया। तो where resistivity is equal to m by n e square tau is resistivity or specific resistance. Resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor and depends on nature of the material. क्या मतलब है कि यहाँ पे जो resistance है वो depend कर रही है length पे, एरिया पे और रजिस्टिविटी पे. What is resistivity? Resistivity depends on the nature of the material. ठीक है, रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. इसका क्या मीनिंग है? जब आप कोई वायर ले रहे हैं, कंडक्टर वायर, सपोज आपने कॉपर का ही लिया, तो वो कॉपर का लेंथ कितना है, आप उसकी लेंथ को चेंज करके और उसके एरिया को चेंज करके आप उसकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो. लेकिन अगर मैं कॉपर वायर का लेंथ और एरिया चेंज कर दूँ तो मैं उसकी रजिस्टिविटी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि कॉपर की रजिस्टिविटी फिक्स है, आयरन की रजिस्टिविटी फिक्स है, एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी फिक्स है, गोल्ड की रजिस्टिविटी फिक्स है. तो हम मटेरियल वाइज रजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते हैं. गोल्ड की रजिस्टिविटी कॉपर की रजिस्टिविटी से डिफरेंट है. ठीक है, तो रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है मटेरियल पे, मतलब मटेरियल की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, लेंथ और एरिया पे. लेंथ और एरिया पे क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस. और रजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि हमने क्या टाइप का मटेरियल लिया है. गोल्ड लिया है तो उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, लेकिन गोल्ड के ही अगर हम दो अलग अलग वायर ले लें और दोनों का हम अलग लेंथ और अलग एरिया रखें तो रजिस्टिविटी तो दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों ही किसके हैं, गोल्ड के. लेकिन रजिस्टेंस दोनों की क्या होगी, अलग अलग. रजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ और एरिया पे, लेकिन रजिस्टिविटी ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड नहीं करती है. ओके.